हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एफआईआर के लॉ को डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ सीआरपीसी और बीएनएसएस के प्रोविजंस को भी कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एफआईआर वर्ड के एक्सप्रेस यूज की बात करें तो इसे ना तो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में या फिर जो अब करंटली बीएनएसएस का सेक्शन 173 है, दोनों में से किसी भी सेक्शन में एक्सप्रेसली यूज नहीं किया गया है। इस वर्ड का एक्सप्रेस यूज सिर्फ बीएनएसएस के सेक्शन 230 में या फिर जो पहले सीआरपीसी का सेक्शन 207 हुआ करता था वहीं पर किया गया है। वो प्रोविजन हमें बताता है कि एक्यूज पर्सन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाएंगे। और अगर हम एफआईआर के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना या फिर क्रिमिनल ट्रायल के पूरे प्रोसेस को एक किक स्टार्ट देना, क्योंकि ऑफेंस को पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो सिर्फ उस विक्टिम के अगेंस्ट ही नहीं, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट हुआ है, इसलिए एफआईआर को कोई भी पर्सन लॉन्च करा सकता है। इवन अगर वो पर्सन उस ऑफेंस का विक्टिम नहीं है या फिर उससे ग्रीव्ड नहीं है और वो सिर्फ एक विटनेस है तो वो भी एफआईआर लॉन्च करा सकता है। फर्दर हम सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस को डिटेल में समझेंगे। एनएसएस का सेक्शन 173 इंफॉर्मेशन एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से डील करता है। इसका सब सेक्शन 1 जीरो एफआईआर को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जीरो एफआईआर पहले भी एग्जिस्ट करती थी, इट्स जस्ट वो लॉ में एक्सप्रेसली ले डाउन नहीं की गई थी। जीरो एफआईआर में क्या होता है कि अगर वो ऑफेंस किसी पुलिस स्टेशन के टेरिटोरियल लिमिट्स में नहीं भी कमिट हुआ तो भी वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि वो उस एफआईआर को कोई नंबर नहीं देते और जिस पुलिस स्टेशन की टेरिटोरियल लिमिट्स में वो ऑफेंस लाई करेगा वो उसको फर्दर एक नंबर ग्रांट कर देते हैं जो हर एफआईआर को दिया जाता है। ये सब सेक्शन हमें बताता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कमीशन से डील करती है तो वो ओरली भी दी जा सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की हेल्प से भी दी जा सकती है। अभी जो वर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस है, यही जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को यहाँ हाईलाइट करता है। फर्दर ये जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ये हमारे सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं करता था और इसे बीएनएसएस में ऐड किया गया है, क्योंकि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इस वर्ड को यहाँ पे ऐड करना बहुत जरूरी था। फर्दर अगर हम सबसेक्शन 1 के साथ अटैच्ड क्लॉज 1 की बात करें तो वो हमें बताता है कि अगर इन्फॉर्मेशन ओरली दी जाती है तो पुलिस ऑफिसर से राइटिंग में डिड्यूस करेंगे और उसे नोट डाउन करने के बाद इन्फॉर्मेंट को पढ़ के बताएंगे। फर्दर वो इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको इन्फॉर्मेंट के द्वारा साइन भी किया जाएगा। अगर हम क्लॉज 2 की बात करें तो वो हमें बताता है कि अगर इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की हेल्प से दी जाती है तो ऐसे में इन्फॉर्मेंट 3 दिन के अंदर अंदर उस इन्फॉर्मेशन को साइन करेंगे। प्रोवाइजो 1 हमें बताता है कि अगर इन्फॉर्मेशन किसी भी सेक्सुअल नेचर के ऑफेंस से डील करती है तो ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन होगी उस ऑफेंस से रिलेटेड वो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। सेक्सुअल ऑफेंसेस के ही एडिशन में प्रोवाइजो 2 हमें बताता है कि अगर कोई भी विक्टिम है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया गया है और वो टेम्परेरीली, परमानेंटली, मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, इन चारों में से किसी भी फॉर्म में डिसेबल्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके रेसिडेंस पे रिकॉर्ड की जाएगी या फिर किसी और कन्वीनियंट प्लेस पे रिकॉर्ड की जाएगी जो उस विक्टिम को सही लगती है। फर्दर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते टाइम इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर का होना जरूरी है। अगर हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की बात करें तो वो जो पूरा प्रोसेस होगा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का उसे वीडियोग्राफ भी किया जाएगा और ये प्रोविजन एक मैंडेटरी प्रोविजन है। सबसेक्शन 2 में बताता है कि एफआईआर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को या फिर विक्टिम को। फर्दर सबसेक्शन 3 जो बीएनएसएस में न्यूली ऐड किया गया है और ये सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं करता था, ये बेसिकली ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक फॉलो अप है। ये केस मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ एफआईआर से डील करता था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ऑफिसर्स की ये डिस्क्रिशन नहीं है कि वो एफआईआर फाइल करेंगे या नहीं, उनके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज की गई है लॉ के द्वारा कि वो एफआईआर को मैंडेटरीली रजिस्टर करेंगे। कुछ केसेस में ही वो पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करेंगे, जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस का केस या फिर क्रुएलिटी के केसेस। ये प्रोविजन
हमें बताता है कि अगर इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की गई इन्फॉर्मेशन है, वो किसी ऐसे ऑफेंस से डील करती है, जिसकी पनिशमेंट 3 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 7 साल से कम है। तो ऐसे में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन के बाद और उस ऑफेंस की नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है और इस इंक्वायरी को 14 दिन के अंदर अंदर कंडक्ट किया जाएगा। इस इंक्वायरी का मेन एम ये है कि पुलिस ऑफिसर ये फाइंड आउट करता है कि एक्यूज के अगेंस्ट कोई प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसका पुलिस ऑफिसर को ये फाइंड आउट नहीं करना कि एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है या नहीं, वो कोर्ट का काम है। लेकिन पुलिस ऑफिसर ये बेसिकली ये फाइंड आउट करते हैं कि एक्यूज के अगेंस्ट कोई केस बनता है या नहीं, और अगर कोई केस बनता है तो वो इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देते हैं, तो ऐसे में एग्रीड पर्सन के पास क्या रेमेडी होगी। ये सबसेक्शन हमें बताता है कि एग्रीड पर्सन राइटिंग में या फिर बाय पोस्ट इंफॉर्मेशन को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं। ऐसे केस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद भी उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फिर किसी सबऑर्डिनेट को भी वो केस असाइन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर एग्रीड पर्सन को यहाँ भी कोई रेमेडी नहीं मिलती है, तो वो मजिस्ट्रेट को भी एप्लीकेशन रेफर कर सकता है। फर्दर अगर हम बात करें ड्यूटी की जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के ऊपर इम्पोज की गई है, और अगर वो उसे फॉलो नहीं करते, तो क्या इसके लिए कोई पनिशमेंट भी ले डाउन है कहीं लॉ में। तो बीएनएस का सेक्शन 199 जो पहले आईपीसी का सेक्शन 166 ए हुआ करता था, वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है टू रजिस्टर एफआईआर। ये में बताता है कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना करता है इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस या फिर एसिड अटैक के केसेस में, तो उसे पनिश किया जा सकता है विद द इम्प्रिजनमेंट of rigorous with a rigorous imprisonment which may extend to 6 months। फर्दर अगर हम एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें, तो एफआईआर को सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं कंसिडर किया जा सकता। इसका मतलब है सिर्फ एफआईआर के बेसिस पे एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि एफआईआर को कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन दोनों ही पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन का पूरा लॉ 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर जो बीएसए का सेक्शन 148 है, उसमें ले डाउन है। और ऐसी अगर हम कॉरोबोरेशन की बात करें, तो कॉरोबोरेशन का लॉ सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर सेक्शन 160 ऑफ बीएसए में ले डाउन किया गया है। फर्दर एफआईआर को सिर्फ इन्फॉर्मेंट को कॉरोबोरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, अदर विटनेसेस को नहीं। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें, तो फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इट कैन बी यूज टू कॉन्ट्रडिक्ट इन्फॉर्मेंट एज वेल एज अदर विटनेसेस सकता है। अगर हम कन्फेशनल एफआईआर की बात करें, तो कन्फेशनल एफआईआर वो होती है जो एक्यूज पर्सन खुद पुलिस ऑफिसर के सामने जाके अपने क्राइम को कन्फेस करता है। लेकिन ये कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 23 ऑफ बीएसए क्लियरली ये ले डाउन करता है कि अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में या फिर पुलिस ऑफिसर को जो भी कन्फेशन दिया जाता है, वो एडमिसिबल नहीं है और उसको रेलिवेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए जो कन्फेशनल एफआईआर है, उसको सिर्फ एफआईआर के पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, कन्फेशन के लिए नहीं। हालांकि जो कन्फेशनल एफआईआर है, वो एक्यूज के कंडक्ट को प्रूव करने के लिए यूज की जा सकती है। सेक्शन 6 जो है बीएसए का, वो एक्यूज के कंडक्ट को रेलिवेंट बनाता है, इसलिए हम कन्फेशनल एफआईआर को उसका कंडक्ट प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें एफआईआर के सब्सटेंटिव एविडेंस होने की, तो कुछ केसेस में से सब्सटेंटिव एविडेंस भी कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन का केस, जहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी विक्टिम ने दी है और वो उस पूरे प्रोसेस में मतलब उसकी डेथ हो जाती है, जो भी ऑफेंस उसके अगेंस्ट कमिट हुआ है उसके बाद। और अगर विक्टिम सरवाइव कर जाता है, तो उस इंफॉर्मेशन को कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। फर्दर अगर हम डिले की बात करें कि अगर एफआईआर फाइल करने में कोई भी डिले होता है, तो उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो उसे हम समझते हैं। हालांकि जो प्रॉम्प्ट एफआईआर होती है, मतलब बिना किसी डिले के अगर एफआईआर फाइल की गई है, तो वो ज़्यादा क्रेडिबल होती है। और अगर एफआईआर में डिले हुआ है फाइल करने में, तो कहीं ना कहीं उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, उसमें कुछ एडिशंस या सब्सट्रैक्शन किए जा सकते हैं। लेकिन ये हर केस में फॉलो नहीं नहीं होता। अगर हम सेक्सुअल ऑफेंसेस को देखें या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को देखें, तो बहुत सारे केसेस में अभी भी एक सोशल स्टिग्मा है उस विक्टिम के ऊपर, इसलिए इसलिए एफआईआर बहुत देर से फाइल की जाती है।
कभी-कभी तो हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते हैं एफआईआर फाइल करने में। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी भी एफआईआर को फाइल करने में डिले डिले कॉज़ हुआ है तो वो एफआईआर की वैल्यू को विशिएट कर देगा या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हालाँकि कुछ सस्पिशन अराइज़ हो सकता है अगर एफआईआर फाइल करने में डिले होता है, लेकिन ये कोर्ट का काम है देखना, वो इवैल्यूएट करेंगे केसेस को। लेकिन अगर डिले होता है एफआईआर फाइल करने में तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी को उतना नहीं विशेट नहीं करती हैं, फिर उसे अफेक्ट नहीं करती हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।